बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पिछले कुछ अर्सा से पाकिस्तान के कबायली इलाके या बलूचिस्तान के बाज़ इलाके, इनमें फिर से दहशत गर्दी शुरू हो चुकी है और इस दहशत गर्दी को समझने के लिए, देखने के लिए, इसके अवामिल और इसका फ्यूचर और इसके पीछे है क्या, ये एक ज़रूरत है कि इसका तजिया भी किया जाए और इस मामले को समझा जाए। कोयटा में सरीना होटल, जो कि एक शहर का सबसे ज़बरदस्त होटल है, बहुत ही आला पाए का, और वहाँ पे बड़े अच्छा सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, बड़ा चेकिंग सिस्टम है। वहाँ पे एक पावरफुल धमाका हुआ, बहुत ज़ोरदार। और धमाका क्या था, बल्कि खुद कुछ धमाका था, और एक कार जिसमें कि एक्सप्लोसिव था वो लेके एक आदमी अंदर आया और उसने अपने आप को एक्सप्लोड किया। ये हाई सिक्योरिटी इलाका भी है और उसके साथ साथ आप देखिए कि होटल में आम आदमी का जाना मुमकिन नहीं। लेकिन ये कार चेक की गई एक रवायती तरीके से। आपने देखा कि उसका बोनट वगैरह उठाया, देख के उन्होंने बंद करके तो उसको चलता किया। सो इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी निज़ाम में कोई ख़राबी, क्योंकि ये बात एक वाज़े है कि जो भी शख्स जिसने धमाका किया वो आम तरीके से गाड़ी अंदर लेके नहीं आया। उसने लाजमन एक्सप्लोसिव कहीं ऐसी जगह छुपाए हुए थे जो कि सिक्योरिटी वालों को न मिल सके, चेक ना हो सके। लिहाजा ज़रूरत होगी कि वहाँ पे कोई और इंतज़ामात, टेक्निकल कोई इक्विपमेंट वगैरह, कोई ऐसी चीज़ लाई जाए, डिटेक्टर्स, जो कि इसको डिटेक्ट कर सकें। अब ये तो होटल की सिक्योरिटी की बात। लेकिन कुछ दिन पहले पब्लिक के डिमांड पे बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे भी इधर उधर काफ़ी उसके ऊपर ले दे कि जनाब शहर में मुख्तलिफ जगहों पे एफसी की चेक पोस्टें हैं, उससे लोगों को तंगी होती है। वो चेक पोस्टें जो हैं वो मजबूर करके हटा दी गई। अब शहर में वहाँ वो चेक पोस्टों का निज़ाम मौजूद नहीं है, शहर या उसके बाहर, जो कि उसको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करता था और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आपको चेक करने में आसानी रहती थी। ये कौन लोग हैं जो कि मजबूर करते हैं कि चेक पोस्टें हटा दी जाएं? आम आदमी तो चेकिंग करवाता है, तकलीफ तो होती है, लेकिन वो समझता है कि ये उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और वो इतराज़ नहीं करता। लेकिन एक ख़ास तबका होता है, जैसे आपने देखा कि फाटा के इलाके में चेक पोस्टें हटाने में पीडीएम का बड़ा किरदार था। ये जो पीडीएम जमात अचानक कहीं से खड़ी हो गई, इन्होंने बड़ी मेहनत की और बड़ा फौज के खिलाफ नारे लगाए कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी, और फिर मजबूर किया कि वहां से चेक पोस्टें हटाएं। तो कहीं ना कहीं तो दहशत गर्दी के साथ कोई लिंक मौजूद होता है इन लोगों का, जो कि ये इस तरह के मुतालबे करते हैं। हमें याद होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे जब हमला हुआ तो उसके बाद, उससे पहले ज़रबे अज़्ब तो शुरू कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाई गई और बड़े मजबूत तरीके से फिर ज़रबे अज़्ब को भी लॉन्च किया गया, उसको तेज़ किया गया। और ज़रबे अज़्ब का जो एक पहलू था वो ये था कि जैसे ही दहशत गर्दों को, उसमें वहाँ पे अफगान तालिबान भी थे और दूसरे जो तालिबान टीटीपी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, वो गुल बहादुर ग्रुप था या मौलवी नज़ीर का ग्रुप था और कई ग्रुप थे, वो सब ज़्यादातर टेररिस्ट जो थे वो अफ़गानिस्तान की तरफ आकर वहाँ जाके उन्होंने कैंपों में जाके रहना शुरू किया कि जी हम तो महाजर हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक हमला हुआ। अब जो पाकिस्तानी हैं जो दहशत गर्द नहीं थे, उन्होंने तो पाकिस्तान में ही कैंपों में पनाह ली। वो तो पेशावर और आसपास मुख्तलिफ जगहों पे जो कैंप बनाए गए वो लोग जाके उनमें रहे। लेकिन ये महाजर की आड़ में बहुत सारे दहशत गर्द चले गए, जो कि फिर वापस आना शुरू हुए। महाजरीन वापस आ रहे हैं क्योंकि जी कबायली इलाकों में अमन आ गया है, महाजरीन वापस आ रहे हैं क्योंकि सरहदी इलाकों में अमन आ गया है। तो वो फिर एक ये तबका जो कि दहशत गर्दी जिन्होंने फैलानी थी, यानी पूरी कोशिश से आपने ज़रबे अज़्ब लॉन्च करके रद्दुल फसाद के ज़रिए इंटरनल नेटवर्क वगैरह इनके तबाह किए, वो नेक्सस तोड़ दिए, इनके सहूलतकार ख़त्म कर दिए। लेकिन फिर महाजरीन भी आए और फिर आपने देखा कि वैसे भी अफ़गानिस्तान के इसरार पे जब आपने रास्ते खोले तो दुनिया आ जा रही है और उसका उसमें आम आदमी की तरह क्रॉस करने वालों में भी बाज़ टेररिस्ट आ जाते हैं। तो नतीजा ये कि वो जो ज़रबे अज़्ब में हमने मेहनत की थी या रद्दुल फसाद में जो कुछ काम किया,
وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیے کہ اس کے اثرات زائل ہونے شروع ہوئے. ہمیں ایک امن کی فضا نظر آئی. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کافی عرصے تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، اور جہاں پہ کہ ہم یہ کہیں کہ دہشت گردی وہ پہلے سے کہیں صورتحال بہتر نظر آتی تھی. لیکن آپ ذرا تھوڑا سا حالات کا جائزہ لیں پیچھے. ہم نے پچھلے سال نومبر میں ایک ڈوزیئر بھارت کی طرف سے جو ٹیررزم پھیلایا جا رہا تھا، ہمارے ملک میں کیا جا رہا تھا، اس کے بارے میں ہم نے ڈوزیئر دیا. اس سے پہلے ہم نے کلبھوشن پکڑا ہوا تھا. کلبھوشن نے جو سسٹم ان کا جو بلوچستان میں جس طرح یہ پیسہ بانٹتے تھے اور جس طرح کام کرتے تھے، اس میں وہ بھی ہمیں کافی حد تک اس کا علم تھا. اور یعنی وہ کلبھوشن کے وقت میں، اور کلبھوشن نہیں رہا تو پھر نیچرلی انڈین انٹیلیجنس نے وہ نیٹ ورک دوبارہ کسی نہ کسی طرح اسٹیبلش کیا ہوگا. اور یہ جو امن کا وقت ہمیں گزر رہا تھا، اس میں نہ صرف نیٹ ورک اسٹیبلش ہو رہے تھے بلکہ کچھ کام افغانستان میں ہو رہا تھا. ایک تو جو ہم نے ڈوزیئر میں 66 کیمپ دیے تھے، وہ کیمپ آرگنائز کیے جا رہے تھے. ان میں دہشت گردوں کو ٹرین کرنا، لانا، ان کے لیے سہولتیں دینی، ان کو ویپنز دینے، پیسہ دینا. یہ کام کرنے میں بھی وقت لگنا تھا، کیونکہ یہ کام اس وقت شروع ہوا جب اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نومبر سے پہلے، کچھ پہلے مہینہ 2 مہینے پہلے کندھار میں میٹنگ کر کے تو بھارت نے، یعنی جو را ہے، انہوں نے تمام وہ دھڑے جو سپلنٹر گروپ، جو چھوٹے چھوٹے گروپ تھے ٹی ٹی پی کے، ان کو اکٹھا کیا، ان کو منظم کرنے کے لیے ان کیمپوں میں ڈالا، اور اس سارے ٹی ٹی پی کو کا اتحاد کرا کے ایک بڑی فورس کے طور پہ ان کو جمع کر دیا. پہلے یہ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں بٹے ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ان کو اس میں ہم نے رپورٹ میں بتایا تھا کہ ان کو 80 لاکھ روپیہ وہاں پہ دیا گیا تاکہ یہ اپنے ضروریات امیجیٹ پوری کریں اور اکٹھے ہو جائیں. اب یہ جو امن کا وقت ہم نے دیکھا، اس میں یہ ساری کارروائیاں پیچھے ہو رہی تھیں کہ ان لوگوں کو منظم کیا جا رہا تھا، تیار کیا جا رہا تھا. اور لگتا یہ ہے کہ اب وہ خاصے حد تک تیار ہو چکے، کیونکہ جو سرینا ہوٹل میں جو دھماکہ ہوا، خود کش دھماکہ، یہ بہت عرصے کے بعد ایک منظم ٹی ٹی پی کا اپنا پیٹنٹ ایکشن ہوا ہے، جو اس سے پہلے اس طرح کا ایکشن کافی عرصے سے نہیں ہوا تھا. ہم دیکھ رہے تھے کہ بعض جگہوں پہ کوئی فائرنگ کر دی، کوئی ایمبوش کر دی، کہیں کوئی دھماکہ خیز مواد کسی موٹر سائیکل میں کہیں لگا دیا، وہ ایکسپلوڈ ہوا، کوئی لوگ مارے گئے. یہ اس طرح کی چھپی ہوئی چیزیں تھیں. لیکن یہ پہلا موقع کافی عرصے کے بعد آیا جہاں پہ ایک سوئسائڈ بامبنگ، کار بامبنگ کے ذریعے کی گئی. اس سے نظر آتا ہے کہ اب یہ فورس دوبارہ کافی حد تک منظم ہو چکی ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ یہ بھی ہمیں انٹیلیجنس رپورٹس آئیں، جو ہم نے آگے بھی بتایا کہ انڈیا نے پچھلے سال شروع میں ہی را، اپنا جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے دہلی میں، اس میں انہوں نے ایک سیل کریٹ کر دیا جو سی پیک کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تھا. اور اس میں کچھ لوگ بھی مقرر کیے، کچھ بلوچ لوگوں کو تیار کیا، اور اس کے لیے بہت بڑی خطیر رقم مختص کی گئی تھی تاکہ بلوچستان میں بانٹنے کے لیے ان کے پاس پیسہ موجود ہو. تو اس دوران یہ کام بھی ہوتا رہا کہ دوبارہ پیسہ تقسیم کیا جاتا رہا. اور یہ جو پیسہ تقسیم کیا گیا، یہ بعض کامپرس ایلیمنٹ، بعض صحافی ہیں ان کو دیا گیا، کچھ اساتذہ اور کچھ طلبہ ہیں جن کو یہ پیسہ ملا. اب اس میں آپ پلاننگ کا اسپیکٹ سامنے رکھیے کہ یہ دھماکہ اس وقت کیا گیا جب چائنا کے سفیر وہاں پہ دورے پہ تھے. سو اس سے ایک واضح ہے کہ اس کی لنکیج سی پیک کے ساتھ تھی. یہ غالباً کوشش یہ کی گئی کہ چائنا کو ایک میسج دیا جائے، یا اگر سفیر واقعی ہوٹل میں ہوں اور وہاں دھماکہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کچھ نقصان بھی ہو. لیکن یہ لازمی بات ہے کہ اس نقطہ نگاہ سے اگر دیکھیں تو اس پلاننگ کا حصہ یہی تھا کہ چائنا کا سفیر یہاں موجود ہے تو یہ کام کیا جائے. اب یہ ہے کہ یہ چونکہ سی پیک سے ریلیٹڈ چیز ہے، تو میں یہاں یہ بھی واضح کرتا جاؤں کہ یہ پیسہ جو بانٹنا ہے بھارت کر رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن بھارت کو فرنٹ مین کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے پیچھے سی آئی بھی موجود ہے، اس کے پیچھے موساد بھی ہے، اس کے پیچھے بعض خلیجی ریاستوں کے لوگ ہیں. سو اس میں کافی ساری ایسی عالمی قوتیں ہیں جو کہ بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں تاکہ یہاں پہ سی پیک نہ بن سکے، چائنا کا انفلوئنس نہ آئے. اور ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ پرابلمز ایران کے لیے بھی پیدا کی جائیں، تاکہ، اور ایران کے لیے پیدا کرنے کے لیے افغانستان، بلوچستان کا علاقہ جو ہے وہ ان کے لیے کافی میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے. اب یہ ہے کہ
इसी दौरान आप देखिए जब ये धमाका होता है और उससे कुछ दिन पहले और आज का देखिए कि हजारों के हिसाब से सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ नामों से बलोचों के अकाउंट खोले गए। वो फर्जी अकाउंट भी हैं जिसमें कि एक्चुअल बलोच नहीं लेकिन नाम साथ बलोच का लगा दिया हुआ है, या कोई किसी के नाम से बनाया तो बलोच का नाम लगा दिया, और वो फेक अकाउंट्स हैं। और इनमें बेशुमार फेक अकाउंट और कुछ हो सकता है कि जिनको पैसा वैसा उन्होंने बांटा है उन्होंने भी खोले हों। और इसमें भरपूर प्रोपेगेंडा किया गया जो कि अब भी जारी है कि एफसी के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा जहर उगला जाए ताकि बलोच अवाम और उनके अपने जो उनके मुहाफिज हैं उनके दरमियान एक खलीज पैदा की जाए, एक गलतफहमी पैदा की जाए। और ये वो एक हिस्सा है जैसे हम ये कहते हैं कि एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर या दूसरे लफ्ज़ों में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक सिलसिला साथ ही चलाया हुआ है, ताकि ये जब दहशतगर्दी बढ़ती है तो इसकी पजीराई या इसके जो अंदर बलूचिस्तान के अंदर अगर कोई सिंपथाइजर्स क्रिएट करने पड़े तो वो मौजूद हों। लिहाजा ये आप देखिए कि ये पूरा एक नेटवर्क चला। अब सूरत हाल ये है कि ये एक वाकया हुआ, लेकिन यही वाकया निशानदेही करता है कि टीटीपी दोबारा मुनज़्ज़म होगी, क्योंकि इस वाक़े की फौरी तौर पे जैसे ये वाक़या हुआ उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली और बताया कि ये हमने कराया, बल्कि गालिबन उस आदमी का नाम भी बताया जो इसमें धमाके में मारा गया। और तहकीकात से ये पता चला कि ये अफ़गानी शहरी था। नतीजा ये कि ये तवक्को भी अब आप कर सकते हैं कि टीटीपी जो है उसमें बहुत सारे अफ़गानी भी शामिल हो चुके होंगे और कुछ पाकिस्तानी भी जो यहाँ से महाजर की शक्ल में ये वैसे गए हुए हैं टीटीपी के मेंबर, वो भी शामिल हो चुके होंगे। और ये एक ज़्यादा बड़ा ख़तरा बन के आपके सामने आ रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इस नए चैलेंज को समझा जाए। इस नए चैलेंज को समझने के बाद इसके पूरा एक इंटेलिजेंस का नेटवर्क जो पहले से ज़्यादा मजबूत हो, और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज पुलिस की हों, आर्मी की हों, किसी की भी, वो मजबूत तरीके से उनको अभी से ही इस खतरे का जायजा भी लेना चाहिए और इसके निपटने के लिए अपना नेटवर्क भी एक्सपेंड करना चाहिए। दूसरी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तहकीकात का अमल। तहकीकात बड़े माहिराना तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग भी पकड़े जाते हैं वो किसी न किसी लूप होल के ज़रिए छूट जाते हैं। और आपको मैंने आगे भी एक वीडियो में बताया कि पेशावर हाई कोर्ट से तो सैकड़ों के हिसाब से पीडीएम के लोग या टीटीपी के लोग छोड़े गए, और वो लोग थे जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई थी। बाज़ को सजाए मौत हुई थी, अक्सर को सजाए मौत थी, जो कि प्रूवन था और उन्होंने तस्लीम किया हुआ था कि हमने ये जुर्म किया है, लेकिन उनको छोड़ दिया गया। और अब भी अगर अदालतें छोड़ती हैं दहशतगर्दों को तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज और मसला होगा। लेकिन कम अज़ कम इंटेलिजेंस और तहकीकाती अदारे इतनी अच्छी तहकीक करें कि अदालतों के पास इन लोगों को छोड़ने को कोई जवाज़ ना हो। आने वाले ख़तरात के लिए निमटना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की, अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के अदारे, पाकिस्तान की पुलिस, रेंजर्स, फ्रंटियर कोर, सबको इस खतरे को भांपना चाहिए और इस खतरे को निपटाने के लिए अपने वतन का दिफा, अपने अवाम की हिफाजत के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। और इंशाअल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।